क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा था एक काला सच? महालक्ष्मी की हत्या ने सबको हिला दिया। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? ये सच्ची कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई लोग इतने हैवान हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। आज की कहानी कर्नाटक के बेंगलुरु की है। ये कहानी है महालक्ष्मी और लक्ष्मी की, जो जुड़वा बहनें हैं और बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहकर बड़ी हुई हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। समय के साथ महालक्ष्मी बड़ी हुई और उसकी शादी नेल मंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास से हो गई। हेमंत की एक छोटी सी दुकान है जहां वह मोबाइल और उससे जड़े सामान बेचते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। महालक्ष्मी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जो अब 4 साल की हो चुकी है। इस बीच महालक्ष्मी ने एक मॉल में स्थित ब्यूटी सेंटर में नौकरी शुरू कर दी ताकि घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सहयोग कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, महालक्ष्मी और हेमंत के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे और ये झगड़े अब गंभीर हो गए थे। महालक्ष्मी का दिल टूट चुका था। उसने हेमंत को छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के घर लौट आई और वहीं रहने लगी। हेमंत ने कई बार कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन महालक्ष्मी अब उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। परिवार भी इस स्थिति से परेशान था। महालक्ष्मी की माँ मीना और पिता चरण सिंह भी अब अपनी बेटी और नातिन की देखभाल कर रहे थे। लेकिन यह सब तब और भी गंभीर हो गया जब महालक्ष्मी ने अक्टूबर 2023 में एक 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पर एक कमरा किराए पर लिया। वह अब अकेली रहने लगी, लेकिन अपनी मां के साथ नियमित रूप से बातचीत करती थी। हर 15 से 20 दिनों में मीना महालक्ष्मी से मिलने आती थी। फिर 20 सितंबर को महालक्ष्मी के पड़ोसी जयराम ने अचानक एक अजीब सी बट्टू महसूस की। वह पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन बहू इतनी तेज थी कि उसे कुछ गंभीर शक हुआ। वो महालक्ष्मी की मां को फोन करता है और थोड़ी देर बाद महालक्ष्मी के परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें देखकर दंग रह गए। महालक्ष्मी की मां और बहन जब कमरे में पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चारों ओर खून के धब्बे, मांस के टुकड़े और कीड़े रेंगते हुए थे। कमरे से आ रही दुर्गंध ने उनके दिलों को दहला दिया। जब वे अंदर गए तो उनकी नजर एक सिंगल डोर फ्रिज पर पड़ी। इस फ्रिज से आ रही बहू ने सबको घेर लिया। डरते डरते उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला और तभी उनके सामने एक भयानक दृश्य था। महालक्ष्मी का कटा हुआ सिर और पैर और उसके साथ 59 से ज्यादा लाश के टुकड़े। यह देखकर दोनों बहनें दहशत में आ गई। महालक्ष्मी की इस हालत को देख मीना और लक्ष्मी इस कदर संजय में आ गई कि वे तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। किसने किया ये क्रूर हत्या और क्यों महालक्ष्मी को इस तरह से मार दिया गया? यह सवाल सबके दिल में उठ रहा था। यह मंजर इतना दिल दहला देने वाला था कि किसी के लिए भी इसे सहन करना मुश्किल था। बहू की वजह से मकान मालिक भी चक्कर खाकर तुरंत बाहर भाग गए और पुलिस को कॉल की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने लाश के टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बट्टू इतनी तेज थी कि हर कोई नाक में मास्क या रुमाल बांधे नजर आया। पुलिस को बेडरूम में एक ट्रॉली सूटकेस मिला। उनका शक था कि इस सूटकेस में शव को ठिकाने लगाने के लिए लाया गया था। डेड बॉडी को घर से बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना जोखिम भरा था, क्योंकि जहां महालक्ष्मी रहती थी वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था। इसी वजह से हत्या करने वालों पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी पिछले 5 महीनों से इस किराए के मकान में रह रही थी। शुरुआत के कुछ दिनों में उसका बड़ा भाई भी उसके साथ रहता था, लेकिन बाद में वह अकेली हो गई। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो चुकी थी। उसके पति हेमंत नेल मंगला में उनके बच्चे के साथ रह रहे थे, जबकि महालक्ष्मी ने अपने अलग रहने का फैसला किया था। एक पड़ोसी महिला ने कहा कि महालक्ष्मी कभी उनसे बातचीत नहीं करती थी। वह सुबह 9:30 पर
मॉल में अपनी नौकरी के लिए जाती थी और रात 10:30 तक वापस आती थी। कुछ अन्य पड़ोसियों ने बताया कि एक व्यक्ति सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस छोड़ता था। पुलिस ने जब जांच की तो यह पता चला कि महालक्ष्मी के कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ था, जिससे यह संकेत मिला कि हत्यारा उसके करीब का कोई व्यक्ति ही हो सकता है। पुलिस ने सबूत जुटाने और हत्यारे तक पहुंचने के लिए तकनीकी पहलू पर भी ध्यान दिया, जैसे कि मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच करना। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू की। जांच में पता चला कि महालक्ष्मी ने आखिरी बार 2 सितंबर को किसी से कॉल की थी और उसके बाद से ना तो किसी ने उसे फ़ोन किया और ना ही उसने किसी को फ़ोन किया। इसके अलावा उसका मोबाइल कमरे में स्विच ऑफ मिला। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि महालक्ष्मी की हत्या 2 सितंबर को ही की गई थी। महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उनकी बेटी से आखिरी बार 2 सितंबर को फ़ोन पर बात हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि वह जल्द ही अपने पति से मिलने जाएगी। इस बातचीत के बाद से माँ बेटी की कोई और बातचीत नहीं हुई। पुलिस की जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। इसी साल फरवरी में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक हेमंत पर बढ़ गया। जांच के तहत पुलिस ने हेमंत से पूछताछ की। हेमंत ने हत्या का आरोप सीधे तौर पर हेयर ड्रेसर अशरफ पर लगाया, ये कहते हुए कि महालक्ष्मी का किसी और के साथ संबंध था। उसने बयान दिया कि महालक्ष्मी का अफेयर उत्तराखंड के रहने वाले हेयर ड्रेसर अशरफ के साथ था और मुझे शक है कि उसी ने हत्या की होगी। इसके बाद पुलिस ने अशरफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि दोनों से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली जिससे उनके ऊपर शक किया जा सके। पुलिस ने अशरफ को क्लीन चिट दे दी और फिर से एक बार महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड की जांच की। इस प्रकार मामला जटिल होता जा रहा था और पुलिस हर पहलू पर गहराई से जांच कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया। 2 सितंबर की रात को एक स्कूटी पर 2 लोग महालक्ष्मी के घर आते हुए दिखे। हालांकि फुटेज में उन दोनों लोगों के चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं दिखे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस अब इन दोनों लोगों का सुराग तलाशने में जुट गई थी। पुलिस को विश्वास था कि इनकी पहचान से मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि कत्ल करने वाला कोई बाहर का शख्स है, जिससे यह साफ हो गया कि महालक्ष्मी की हत्या किसी करीबी या जानने वाले का काम नहीं था। ये जानकारी मामले की दिशा को बदलने वाली थी, क्योंकि इससे पुलिस की जांच का दायरा और भी बढ़ गया। पुलिस मिली। लाश के साथ एक चिट्ठी भी थी, जिसमें बेंगलुरु में हुई महालक्ष्मी के कत्ल का कबूलनामा था। जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि यह लाश मुक्तिरंजन रे नाम के व्यक्ति की है। पर पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और एक कहानी सामने आई। 30 वर्षीय मुक्तिरंजन ओडिशा के भद्रक जिले के एक गांव धुस्का रहने वाला था। कुछ साल पहले काम की तलाश में वह बेंगलुरु आया और वहां एक मॉल में कपड़ों की दुकान में नौकरी करने लगा। 1 साल पहले 2023 में मुक्तिरंजन की मुलाकात महालक्ष्मी से बेंगलुरु के एक मॉल में हुई और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। महालक्ष्मी इसी मॉल के एक कॉस्ट्यूम आउटलेट में टीम लीडर के तौर पर काम करती थी। मुक्तिरंजन के साथ महालक्ष्मी की बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ा और दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। महालक्ष्मी, जो कि एक मॉल के कॉस्ट्यूम आउटलेट में टीम लीडर के तौर पर काम करती थी, ने मुक्तिरंजन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। लेकिन कब उनकी दोस्ती इश्क में बदल गई, दोनों को खुद भी नहीं पता चला। मुक्ति महालक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी की दोस्ती कई और मदों से भी थी। यह बात मुक्ति के लिए असहनीय हो रही थी और उसके अंदर गुस्सा और जलन पनपने लगी थी। आए दिन दोनों के बीच तीखे झगड़े होते थे। 1 सितंबर को भी एक ऐसा ही झगड़ा हुआ। इस बार गुस्से में आकर मुक्ति ने महालक्ष्मी को मार डालने का फैसला कर लिया। कमरे में झगड़े के दौरान मुक्ति ने महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें फ्रिज में भर दिया। हत्या करने के बाद मुक्तिरंजन ओडिशा फरार हो गया, लेकिन इससे पहले उसने अपने भाई को फोन किया
और डर के मारे कहा, मैंने महालक्ष्मी की हत्या कर दिया है और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए हैं। इस फोन कॉल ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया, जिससे पुलिस को मुक्ति की तलाश में और तेजी लानी पड़ी। इसके साथ ही मुक्ति ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए उसे बेंगलुरु छोड़कर भागना पड़ा। ये खुलासा सुनकर उसके भाई के होश उड़ गए। वो तुरंत इस चौंकाने वाली जानकारी को पुलिस तक पहुंचाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही पुलिस को यह अहम सुराग मिला, उन्होंने मुक्ति को ढूंढने के लिए तेजी से प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन मुक्ति का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिससे उसकी सटीक लोकेशन पता करने में पुलिस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू की और यह जानने की कोशिश की क्या कोई उस दिन मुक्ति के बारे में जानता था। सबूतों के लिए हर संभावित दिशा में जानत चल रही थी। तभी अचानक एक नई जानकारी सामने आई। उड़ीसा के भद्रक जिले में कुलपारा कब्रिस्तान के पास एक लाश मिली, जिसकी पहचान मुक्ति रंजन के रूप में हुई। लाश के पास मिली चिड्डी और मौके की स्थिति से यह स्पष्ट हो गया कि मुक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। जब पुलिस ने चिट्ठी का अध्ययन किया तो उसमें लिखा था, मैंने महालक्ष्मी की हत्या की है। मुझे इस बात का पछतावा है, लेकिन मैं गिरफ्त मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच क्या हुआ था जो इस खौफनाक कांड का कारण बना। उन्होंने महालक्ष्मी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी बात की। महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहने वाली थी, लेकिन हाल के दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव आया था। क्या यह उसके और मुक्ति के बीच के संबंधों की वजह से था? पुलिस ने महालक्ष्मी की जीवन की हर बारीकी को समझने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने महालक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों का भी गहन अध्ययन किया। हर एक संदेश, हर एक कॉल एक नई कहानी बयां कर रही थी। पुलिस ने यह पाया कि महालक्ष्मी ने कई बार अपने दोस्त से बात की थी, लेकिन आखिरी बार वह अपने पति से बात कर रही थी। क्या यह बातचीत कुछ खास थी? पुलिस ने उन सभी को एकत्र किया जिनका महालक्ष्मी के जीवन में कोई रोल था। जब सबके सामने रखा गया तो कई रहस्यमय कड़ियां सामने आई। महालक्ष्मी की जिंदगी में अन्य पुरुषों के साथ उसके रिश्ते ने मुक्ति के दिल में जलन पैदा की थी। उसके दोस्त ने पुलिस को बताया कि मुक्ति अक्सर महालक्ष्मी को लेकर जलता था और दोनों के बीच झगड़े होते थे। पुलिस अब इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या मुक्ति ने हत्या करने का निर्णय उसी रात लिया था जब उनका झगड़ा हुआ था। क्या वह अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने महालक्ष्मी की जान ले ली? मुक्ति की आत्महत्या के बाद पुलिस को उसके और महालक्ष्मी की जिंदगी के उन पहलुओं की गहराई से जांच करनी पड़ी जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार थे। इस मामले में एक गहरी कड़वाहट थी जिसने सबको प्रभावित किया। यह साबित करता है कि अपराध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक। आपके सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतर सच्ची कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और याद रखें, हर कहानी में एक गहरी सच्चाई होती है। धन्यवाद।